हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसक्यूएल के सीरीज में तीसरा क्लास करेंगे जिसमें देखेंगे कि कांस्टेंट रूल क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसके पहले पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि आरडीबीएमएस और उसका रूल क्या होता है वो समझ गए थे। उसके बाद हम लोग एसक्यूएल का अलग अलग टाइप था कि कितना लैंग्वेज में एसक्यूएल को डिवाइड किया हुआ है वो पूरा समझे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट रूल होता क्या है, ये समझेंगे। कांस्टेंट रूल आज का हेडिंग हम दे देते हैं कि हमारा हेडिंग क्या है, कांस्टेंट रूल। अब यहाँ पे कांस्टेंट रूल का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो कोट्स रूल था उसमें क्या सबसे पहला रूल क्या था, इंफॉर्मेशन रूल। क्या था? इंफॉर्मेशन रूल। अब ये इंफॉर्मेशन रूल में बोला क्या गया कि अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम टेबल बनाए। अब यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। हम एक स्टूडेंट टेबल बनाते हैं। हमारे पास ये क्या है, एक स्टूडेंट टेबल। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा स्टूडेंट टेबल है। चलो स्टूडेंट टेबल में क्या क्या रखेंगे, तो स्टूडेंट टेबल में हम रोल नंबर सबसे पहले रखेंगे, फिर स्टूडेंट का क्या नाम है हम ये रखेंगे, फिर यहाँ पे वो कौन से कोर्स में एडमिशन लिया ये लिखेंगे, और बैच लगाएंगे कि कौन से टाइमिंग के बैच में वो है। चलो ठीक है। रोल नंबर हम यहाँ पे 101 इसका रोल नंबर डाल दिए। नाम इसका रखे हम राम, और यहाँ पे कोर्स रखे सी लैंग्वेज, और बैच रखे 9 AM का, कि सुबह 9 बजे इसका क्या है, बैच है। अब यहाँ पे होना चाहिए कि जब आप ये सब, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप फील्ड बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो फील्ड बोलते हैं। अब बात आया कि अब ये टेबल नॉर्मल टेबल बना हुआ है। अगर हम दूसरा जो रिकॉर्ड है वो वापस 101 लिख देंगे तो ये तो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना फील्ड है इस पे कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है। इस पे कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है, तो हम वही रूल और रेगुलेशन लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट रूल, कि हमारा जो रोल नंबर है इस वाले फील्ड में कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं जाना चाहिए। समझो क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर रोल नंबर जो हमारा है वो हमारे लिए यूनिक डेटा होता है। हर एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है, वही उसका पहचान होता है कि ये जो राम है वो क्या है, 101 रोल नंबर है उसका। जो रमेश है हमारा, उसका 102 रोल नंबर है। तो इसी रोल नंबर से हम स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो ये जो रोल नंबर है ये हमारा यूनिक होना चाहिए, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तब उसी केस में जब हम टेबल बना रहे हैं उसके हर एक फील्ड पे हम कुछ रूल और रेगुलेशन लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये लगाएंगे कि जो हमारा यूनिक डेटा है वो हमेशा क्या हो, यूनिक। अगर कोई डुप्लीकेट डेटा डाल रहा है तो वो स्टोर ही ना करे, एरर दे दे। वो स्टोर ही ना करे और हमको एक एरर के थ्रू पास कर दे कि अभी आप जो डेटा डाल रहे हो वो डुप्लीकेट डेटा है। ठीक है। तो कॉन्स्टेंट रूल का काम क्या होता है, जो आप टेबल बनाए हो उसके हर एक फील्ड पे कुछ रूल और रेगुलेशन लगाना। तो बोला गया कॉन्स्टेंट रूल में क्या क्या रूल आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका होता है प्राइमरी की। क्या होता है कॉन्स्टेंट रूल में, सबसे पहला क्या होता है, तो प्राइमरी के। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा यूनिक होता है। दूसरा क्या होता है, यूनिक। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा हमारा क्या होता है, तो नॉट नल होता है, नॉट नल। चौथा हमारे पास है चेक कांस्टेंट रूल, चेक। पांचवा हमारे पास है डिफॉल्ट। क्या डिफॉल्ट? छठा हमारे पास है फॉरेन की। क्या है, फॉरेन की, फॉरेन की। यहाँ पे इतना चीज है। कांस्टेंट रूल में कितना रूल हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 6 रूल लगा सकते हैं। पहला हमारा प्राइमरी की है, दूसरा हमारा यूनिक है, तीसरा हमारा नॉट नल है, चौथा हमारा चेक कांस्टेंट है, पांचवा हमारा डिफॉल्ट है, और छठा हमारा फॉरेन की है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक क्या होता है, नॉट नल क्या होता है, चेक क्या होता है, डिफॉल्ट क्या है, और फॉरेन की का काम क्या होता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं प्राइमरी की, कि प्राइमरी की को समझते हैं कि प्राइमरी की का काम क्या होता है, प्राइमरी की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हम एक टेबल बनाते हैं जो स्टूडेंट का ही टेबल रहेगा। ये हमारा, यहाँ पे हमारा रोल नंबर रहेगा, फिर हमारा नेम रहेगा, उसके बाद किस कोर्स में है वो रहेगा, और फी रहेगा। इस बार क्या रहेगा, तो इसका फी रहेगा। अब यहाँ पे हम जो फील्ड बनाए, यहाँ हमारे पास 4 फील्ड है, मतलब 4 कॉलम है। अब जो रोल नंबर है इसका जो वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए।
डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और साथ में एक और चीज ये गौर करो कि कभी भी किसी का रोल नंबर ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया आपको रोल नंबर ही नहीं मिला है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। हमेशा आपको जब एडमिशन हो रहा है तो आपको रोल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब इस टेबल में रोल नंबर नाम का फील्ड बना रहे हो तो इसका वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, साथ में ये खाली भी नहीं होना चाहिए, ये खाली भी इम्पटी भी नहीं होना चाहिए, हमारा खाली भी नहीं होना चाहिए। तब हम इस फील्ड पे, रोल नंबर के फील्ड पे हम प्राइमरी की लगाएंगे। प्राइमरी की का मतलब जैसे हम प्राइमरी की लिख दिए रोल नंबर के बगल में, तो यहाँ पे होगा इस फील्ड का वैल्यू कभी ना डुप्लीकेट होगा ना ये कभी एम्प्टी होगा, ये कभी खाली नहीं रहेगा हमेशा। अगर हम यहाँ पे प्राइमरी की लगाने के बाद हम यहाँ 101 लिख दिए और बाकी इसका डिटेल डाल दिए, सही है, दोबारा जैसे ही हम 101 लिखेंगे ये हमको एरर दे देगा। एरर में ये बता देगा कि ये जो वैल्यू आप डाल रहे हो ये डुप्लीकेट वैल्यू है, आप इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि इस फील्ड में प्राइमरी की लगा हुआ है। हो गया। उसके बाद तीसरा केस में कि हम इसका रोल नंबर ही नहीं डाले, नेम कोर्स ऑफ फी डाल दिए, ये भी नहीं होने देगा, ये भी हमारा एरर है। बोलेगा कि एम्प्टी क्यों छोड़ दिए आप, एम्प्टी छोड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम इस पे क्या लगा दिए हैं, प्राइमरी की लगा दिए। और प्राइमरी की का मतलब होता है कि हमारा ऑलवेज यूनिक होगा और नॉट नल होगा, मतलब खाली भी नहीं होगा, ये दोनों चीज। ठीक है, कि अब बोला गया कि प्राइमरी की जिस फील्ड पे लग जाता है उस फील्ड का वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, कभी वो खाली नहीं रहेगा। बात आया कि रोल नंबर पे प्राइमरी की लगा दिए, अब हम दोबारा चाहते हैं कोर्स में भी प्राइमरी की लगा देना, ऐसा भी फिलहाल के लिए मान लो कि हमारा ईमेल है, ईमेल आईडी में भी हम क्या लगाना चाहते हैं, प्राइमरी की। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि प्राइमरी की अगर टेबल में किसी एक फील्ड पे लगा दिए तो वो उस टेबल में किसी दूसरे फील्ड पे नहीं लगा सकते हैं। अगर हम टेबल के किसी एक फील्ड पे प्राइमरी की लगा दिए तो उस टेबल में हम दूसरे फील्ड पे प्राइमरी की नहीं लगा सकते हैं। मतलब एक टेबल में बस एक ही प्राइमरी की होता है। कितना होता है कि एक टेबल में बस एक ही प्राइमरी की होता है। अगर हम रोल नंबर पे लगा दिए तो हम ईमेल आईडी पे नहीं लगा सकते हैं, ईमेल आईडी पे नहीं लगा सकते। एक टेबल में बस हमारा एक ही प्राइमरी की होता है और इसी प्राइमरी की के हेल्प से हम अपने डेटा को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजिली सर्च कर सकते हैं। हम ये सर्च करना चाहते हैं कि जिसका रोल नंबर 102 है उसका ईमेल आईडी बताइए, जिसका रोल नंबर 102 है उसका ईमेल आईडी बताइए। तो ये जो 102 इसका रोल नंबर है ये इसका यूनिक है, जब हम सर्च करेंगे ना तो बस ये 102 का ही ईमेल आईडी लेके आएगा। अगर इसी केस में हम राम से सर्च कर दिए, हम इसके नाम से सर्च कर दिए, यहाँ पे राम लिखा हुआ कि राम का ईमेल आईडी ले आइए, तो हो सकता है हमारे क्लास में 4-5 राम हो, तो उस पांचों राम का हमको मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ईमेल आईडी आ जाएगा। जबकि हमको ऐसा नहीं चाहिए था, हमको किसी एक स्टूडेंट का ईमेल आईडी चाहिए था जिसका रोल नंबर था 102। तो यहाँ पे जिस पे प्राइमरी की लगाते हैं उसी से हम लोग यूनिकली एक बार में एक ही डेटा को सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी केस में हमारा फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। अगर राम से सर्च करें तो हो सकता है कि 4-5 राम एक बार हमारा क्या हो आ जाए। ठीक है, तो जब भी आपको सर्च करना है तो जिस फील्ड पे प्राइमरी की लगा हुआ है उसी फील्ड से आप सर्च कर सकते हैं जिससे आपको यूनिक डेटा आपको फेच हो जाए। चलो, तो प्राइमरी की हमारा जो टॉपिक था ये हमको समझ आया कि प्राइमरी की का मतलब है अगर किसी फील्ड पे लग गया उसका वैल्यू ना डुप्लीकेट हो सकता है ना ही नॉट नल हो सकता और एक टेबल में बस एक ही प्राइमरी की होगा। चलो, ये तो पहला कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा पे आते हैं। दूसरा हमारा यूनिक है। दूसरा हमारा क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब भी ये होता है कि यहाँ पे यही सेम टेबल, मान लो कि ये सेम टेबल हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ पे खाली हम हेडिंग बना देते हैं, रोल नंबर है यहाँ पे, उसके बाद नेम है, यहाँ पे ईमेल आईडी है और यहाँ पे मान लो फ़ोन नंबर है। यहाँ पे क्या है, फ़ोन नंबर है, बस हेडिंग डाल दिए, बाकी डेटा नहीं डाल रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे आते इस टेबल में। इस टेबल में हुआ कि हम यूनिक कॉन्स्टेंट रूल लगाना चाहते हैं, तो हम ये ईमेल आईडी पे लगा दिए यूनिक कॉन्स्टेंट रूल। क्या मतलब होता है, लगाने का क्या फ़ायदा है, क्या मतलब होगा इसका, तो यूनिक जिस फील्ड पे लगता है
उस फील्ड का वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। बात तो फिर से आया कि प्राइमरी की भी लगाए तो वही हुआ था ना कि डुप्लीकेट नहीं होने दे रहा है। तो यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी की में आप यूनिक के साथ साथ उसका वैल्यू, उसका फील्ड का वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन यूनिक में डुप्लीकेट, ठीक है डुप्लीकेट तो नहीं डालने देगा, लेकिन इसका फील्ड का वैल्यू खाली हम छोड़ सकते, ये एम्प्टी हो सकता है। ये एम्प्टी क्या हो सकता है? हो सकता है। यही डिफरेंस, ये काफी डिफरेंस पूछा जाता है कि प्राइमरी की और यूनिक में क्या डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है कि प्राइमरी की में हम वैल्यू और फील्ड का वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते हैं, यूनिक में फील्ड का वैल्यू हम खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट डेटा नहीं रख सकते, हमेशा यूनिक डेटा रखना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर्म भर रहे हो, तो जब तुम, आपके पास ईमेल आईडी है तब आप ईमेल आईडी डालोगे, नहीं है तो नहीं डालोगे ना, उसका खाली छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। तो वही चीज है, यूनिक उसी फील्ड पे लगाते हैं जिसका फील्ड का वैल्यू हम सोच लिए कि हाँ इसका खाली हो सकता है। अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा तो उसका वैल्यू वो खाली छोड़ सकता, हो सकता है उसके पास आधार कार्ड ना हो तो वो उसका वैल्यू खाली छोड़ सकता है। तो जब आप टेबल बना रहे हो, सब सोच समझ के खुद बनाना पड़ता है कि किस पे हम प्राइमरी की लगाए, किस पे हम यूनिक लगाए। तो यूनिक यहाँ पे प्राइमरी की एक टेबल पे बस एक ही लगा सकते हैं, लेकिन यूनिक जो कांस्टेंट है वो एक टेबल पे मल्टीपल लगा सकते हैं। हम चाहे कि फोन नंबर पे भी हम क्या लगा दे, यूनिक लगा दे, तो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक कांस्टेंट रूल एक टेबल में मल्टीपल लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में बस एक ही हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाओ तीसरा, तीसरा आ जाओ यहाँ पे। तीसरे में क्या है? तो नॉट नल। ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है कि नॉट नल का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आओ, फिर से हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रोल नंबर हम फिर डालेंगे, नेम डालेंगे, और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं, और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं। फ़ोन नंबर डाल दिए, डाल दिए, चलो ठीक है, हम ये एक टेबल बना लिए। अब यहाँ पे है नॉट नल का क्या मतलब है? नॉट नल, हम मान लो कि इस नेम पे नॉट नल लगा दिए हैं, नॉट नल लगा दिए। तो नॉट नल का मतलब होता है कि आप अगर लगा दिए नेम के ऊपर तो इस फील्ड का वैल्यू कभी आप खाली ही नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। हो सकता है आप डुप्लीकेट वैल्यू डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल के फिल कर सकते हो, लेकिन इसका वैल्यू कभी खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसा हो सकता है ना कि हमारे क्लास में 3-4 बच्चा का सेम ही नाम हो सकता है, तो उस केस में हम इस पे अगर यूनिक लगा दे तो हमारा एक ही नाम का बच्चा एक बार आएगा, बाकी सबको तो हमको नहीं नहीं लिख सकते इस पे। तो इसीलिए हम इस पे यूनिक ना लगा के क्या लगा दिए, नॉट नल लगा दिए, कि ठीक है सेम नाम हो सकता है लेकिन खाली नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हमारे क्लास में जो बच्चा है उसका नाम ही ना हो, बिना नाम का तो कोई बच्चा नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी, जिसका जो नाम है हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो इस पे हमेशा क्या लगाएंगे, नॉट नल। ठीक है, नॉट नल का मतलब हम जिस फील्ड पे नॉट नल लगा दिए हैं उस फील्ड का वैल्यू हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन खाली नहीं छोड़ सकते। बात है नॉट नल खाली नेम पे लगा तो इसी पे रहने देंगे, नहीं, नॉट नल हम जिस फील्ड पे चाहते लगाना उस फील्ड पे लगा सकते हैं। ठीक है, नॉट नल और यूनिक और प्राइमरी की में समझ आ गया। प्राइमरी की जिस फील्ड पे लग जाता है उस फील्ड का वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं होता और ना ही खाली होता। यूनिक किसी फील्ड पे लगता है तो उसका फील्ड का वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं होता लेकिन खाली तो हो सकता है, खाली छोड़ सकते हैं। नॉट नल खाली नहीं हो सकता लेकिन डुप्लीकेट हो सकता है, खाली नहीं हो सकता लेकिन डुप्लीकेट हो सकता है। चलो अब चौथा पे आ जाओ, यहाँ पे आते हैं चौथा, क्या हमारा, तो चेक कांस्टेंट रूल। चेक कांस्टेंट रूल काम क्या होता है चेक कांस्टेंट रूल का? अब यहाँ पे है कि हम एम्प्लॉय का एक टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक एम्प्लॉय का टेबल बनाते हैं। एम्प्लॉय के टेबल में क्या क्या होता है, तो एम्प्लॉय आईडी सबसे पहला कॉलम उसका क्या होता है, तो एम्प्लॉय का अपना आईडी होता है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम होता है, एम्प्लॉय का नाम होता है। उसके बाद एम्प्लॉय का सैलरी होता है, सैलरी होता है। साथ में हम यहाँ पे मान लो एम्प्लॉय का ये एड्रेस भी है कि एम्प्लॉय कहाँ रहता है, उसका एड्रेस पे हम स्टोर किए हुए हैं। अब यहाँ पे चेक कांस्टेंट रूल का काम क्या होगा, चेक कांस्टेंट रूल का काम होगा कि हम चाहते हैं कि हमारा सैलरी, सैलरी हम जो फिल करने जा रहे हैं वो 15,000 से कम जिसका सैलरी है वो हम यहाँ पे स्टोर ही ना होने दें। हम चाहते हैं जिसका सैलरी 15,000 से कम है उसका जो डिटेल है हम अपने टेबल में स्टोर ही नहीं करना चाहते हैं।
तब उस केस में आप सैलरी पे कंडीशन चेक करवा सकते हो चेक कांस्टेंट रूल से। हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि डालने से पहले कि चेक क्या सैलरी ग्रेटर इक्वल टू 15,000 है। अगर है तभी आप इस टेबल में क्या कर सकते हो, स्टोर हो सकते हो, वरना नहीं, वरना फिर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आप जो सैलरी डाल रहे हो वो 15,000 से छोटा है, और 15,000 से जब छोटा रहेगा तो हम इस फील्ड में, इस पूरे टेबल में हम स्टोर नहीं करेंगे आपका रिकॉर्ड। ठीक है, ये कभी कभी जरूरत आता है चेक कांस्टेंट रूल का, कि जब हम कुछ कंडीशन के बेसिस पे चेक करने के बाद ही हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं टेबल में। तो हम अभी समझाने के लिए क्या समझाए कि हम चाहते हैं कि जिसका सैलरी 15,000 से कम है उसका रिकॉर्ड हम अपने टेबल में स्टोर नहीं करना चाहते। उस केस में हम सैलरी के ऊपर चेक कांस्टेंट रूल लगा दिए और लिख दिए कि हमारा जो सैलरी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 होगा, तभी आप इस टेबल में क्या करोगे, स्टोर करोगे। तो ये होता है हमारा क्या, चेक कांस्टेंट रूल। वैल्यू डालने से पहले चेक कर लिए ये सही है कि गलत, अगर सही है तो वैल्यू हमारे टेबल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चेक कांस्टेंट रूल का काम ये है। उसके बाद हम पचवा आते हैं, हमारा होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट डिफॉल्ट समझने के लिए फिर से हम एक एम्प्लॉय का टेबल बनाएंगे यहाँ पे, एम्प्लॉय का टेबल, जिसमें सबसे पहले हम एम्प्लॉय का आईडी डालेंगे, हम उसका नेम डालेंगे, हम उसका सैलरी डालेंगे और उसका एड्रेस डालेंगे। मान लो एड्रेस की जगह पे हम उसका सिटी डालेंगे, ऐसा कुछ हम यहाँ पे ये सब चीज़ डाल दिए। अब यहाँ पे डिफॉल्ट का मतलब होता है, आप जब फॉर्म भरते होगे तो आप ये ध्यान देते होगे कि जब फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे सिटी में डिफॉल्ट में हमारा, मान लो हम जहाँ के हैं पटना, तो वो हमारा सिलेक्ट रहता है। बाकी हमको सिटी बदलना है तो हम बदल देते हैं, जैसे इंडियन के केस में ऑलवेज हमारा इंडियन क्या रहता है, यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है, बाकी बदलना है तो आप बदल सकते हो। तो वही चीज है कि अगर सिटी में हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रख दिए पटना, और यहाँ पे पटना रखें, अब जैसे ही हम फॉर्म भरे और वहां पे सिटी का वैल्यू छोड़ दिए तो उस सिटी के जगह पे हमारा पटना क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। अगर पटना से हटा के हम मुंबई अपना डाल दिए तो हमारा मुंबई हट के, हमारा मुंबई हट के या पटना हट के क्या आ जाएगा, उसके जगह पे मुंबई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिटी का वैल्यू डाले तो वो जो सिटी का वैल्यू पहले से सेट है वो हट जाएगा, उसके जगह पे जो नया वैल्यू डाले थे वो आ जाएगा। लेकिन अगर हम छोड़ दिए, हम सिटी का वैल्यू डाले ही ना, तो जो हमारा डिफॉल्ट में सेट था वही वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये कब होता है, सिटी आप लगा रहे हो तब वहाँ होता है। चाहे हम कुछ ड्रॉप डाउन जैसा कुछ बना रहे हैं और यहाँ पे कोर्सेस है, अगर कोई कुछ नहीं सिलेक्ट किया तो फाउंडेशन ऑफ कोडिंग सिलेक्ट रहेगा, अगर कोई सिलेक्ट किया तो जो सिलेक्ट किया वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है कि आपको यहाँ पे क्या वैल्यू डिफॉल्ट में सेट करना है, कि अगर कोई नहीं डाले तो वहाँ पे क्या स्टोर होना चाहिए, ये आप डाल सकते हैं किसके हेल्प से, डिफॉल्ट के हेल्प से। ज़्यादातर ये काम हम लोग एड्रेस सिटी में ही करते हैं कि हम सिटी पहले से सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, अगर कोई नया वैल्यू डाले तो वो सिटी रिमूव होके उसका वैल्यू आ जाए, अगर नहीं डाले तो जो हम डिफॉल्ट में डाले हैं वो वहाँ पे क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं किसका, डिफॉल्ट कांस्टेंट रूल का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमारा देखो यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइमरी की देखें, समझ के प्राइमरी की का मतलब यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। यूनिक का मतलब हमेशा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एम्प्टी हो सकता है। नॉट नल का मतलब डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन खाली नहीं हो सकता। चेक का मतलब वैल्यू डालने से पहले चेक करेंगे वैल्यू सही है कंडीशन के बेसिस पे तो इस टेबल में जाएगा, नहीं सही है तो नहीं जाएगा। डिफॉल्ट हम पहले से कुछ वैल्यू सेट करके रखेंगे, अगर कोई नया वैल्यू इंसर्ट डाला वहाँ पे तो ये पुराना वैल्यू हट के उसका नया वैल्यू आ जाएगा। अगर कोई नहीं डाला तो जो वैल्यू हम सेट किए हुए हैं वही वैल्यू यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। अब आ जाओ छठा, हमारा छठा क्या है, तो हमारा है फॉरेन की, क्या है, फॉरेन की। ध्यान से देखो, फॉरेन की हमारा टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। फॉरेन क्या करता है, तो रिलेशन हम लिख देते हैं, क्या करता है कि ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, एस्टैब्लिश बिटवीन टू और मोर टेबल, बिटवीन टू और मोर टेबल हम लिख देते हैं इसको टेबल। अब ये क्या कर रहा है, फॉरेन की दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में ये रिलेशन स्टैब्लिश करता है। मतलब कि जब हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारा रिकॉर्ड हमारा एक ही टेबल में स्टोर हो।
सारा रिकॉर्ड हमारा एक ही टेबल में स्टोर हो। उसका ये देखो, यहाँ पे एक हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं कि इसको समझाने के लिए एक रियल लाइफ पहले एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद फिर टेबल से समझाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में ये समझो कि चलो कॉलेज का एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। कॉलेज का एग्जाम्पल, कॉलेज में सबसे पहले हम लोग अगर पहली बार जाते हैं तो हम लोग जाते हैं एडमिशन डिपार्टमेंट में। कहाँ जाते हैं? एडमिशन डिपार्टमेंट में। एडमिशन डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ पे हमारा कुछ फॉर्म हमसे फिल करवाया। फिल करवाने के बाद हमारा एडमिशन हुआ। वहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ। एकदम ध्यान से समझो, रियल लाइफ हम एग्जाम्पल से के साथ समझा रहे, उसके बाद जो इसका मेन है टेबल के ऊपर समझाना वो समझाएंगे, ठीक है। तो सब कॉलेज में गए, सबसे पहले हम लोग गए एडमिशन डिपार्टमेंट में। वहाँ गए तो हमसे एक फॉर्म फिलअप करवाया और करवाने के बाद हमारा वहाँ एडमिशन हुआ। और एडमिशन हुआ तो वहाँ हमको एक एक क्या मिला, एक रसीद काट के मिला जिसपे हमारा एडमिशन नंबर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? एडमिशन नंबर लिखा था। एडमिशन नंबर मान लेते हैं कि हमारा एडमिशन नंबर 101 था, ये हमको मिला। उसके बाद उस कॉलेज में और भी चीज़ था, वहाँ पे लाइब्रेरी भी था। वहाँ क्या था? लाइब्रेरी डिपार्टमेंट भी था। साथ में वहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी, सारे कॉलेज में होता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी था। अब यहाँ पे आए कि हम जब एडमिशन ले लिए तो हम कॉलेज के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो हुआ क्या, कॉलेज के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी हमको क्या किया, एक फॉर्म फिलअप करवाया। फॉर्म फिलअप करवाने से पहले एक और चीज़ ध्यान दो, एक और होता है कि हम अब कॉलेज के लाइब्रेरी में एक्सटर्नल बच्चा नहीं जाता है, इंटरनल बच्चा जाता है। उसका उसका तो वो बोला है कि जो आपका एडमिशन हुआ था उसमें एक रसीद मिला होगा आपको। हम बोले हाँ मिला है, तो वो बोलेगा कि वो रसीद हमको दिखाइए। तो हम इसको 101 वाला जो रसीद था हम इसको दिखा दिए, दिखाए तब ये जाके हमको क्या दिया, एक फॉर्म दिया। हम इस फॉर्म को यहाँ पे फिल किए, अब तब जाके हमको एक लाइब्रेरी क्या दे दिया, कार्ड दे दिया, लाइब्रेरी कार्ड दे दिया। उसके बाद हम मूव कर सकते हैं कहाँ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आराम से मूव कर सकते हैं। तो बात आया कि इस फॉर्म में हो क्या रहा था, एडमिशन डिपार्टमेंट के फॉर्म में, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के फॉर्म में हो क्या रहा था। तो हम देखें कि जब हमारा फॉर्म भरा रहा था, तो स्क्रॉल करते हैं, जब हमारा फॉर्म भरा रहा था एडमिशन डिपार्टमेंट का, तो इस फॉर्म में हमारा सबसे पहले हमसे हमारा नाम पूछा, तो हम उसको अपना नाम दे दिए। नाम पूछा, फिर हमसे पूछा तुम्हारा फादर्स नेम क्या वो भी बताओ, तो हम यहाँ पे फादर्स नेम भी फिल कर दिए। हमसे यह मोबाइल नंबर भी मांगा तो हम इसको मोबाइल नंबर दे दिए। उसके बाद ये हमसे ईमेल आईडी मांगा, हम ईमेल आईडी भी क्या किए, दे दिए। ये हमसे एड्रेस मांगा, हम इसको एड्रेस भी दे दिए। देने के बाद हम यहाँ पे एक सबमिट बटन था, मतलब वहाँ पे ये ऑनलाइन नहीं था, ये ऑफलाइन था, तो हम वो फॉर्म भरने के बाद उसको दे दिए, मतलब यहाँ से सबमिट कर दिए। चलो यहाँ पे तो ठीक है, हम सारा नाम दे। अब जब हम लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में गए ना, तो ये भी हमको एक फॉर्म दिया, और इस फॉर्म में था क्या, तो इस फॉर्म में नाम मांगा था वो हमसे, हम नाम दिए थे उसको। इसमें हमको फादर्स नेम भी मांगा था, फादर्स नेम भी हम यहाँ पे दे दिए थे। अब इसमें फोन नंबर भी मांगा था, तो हम इसको फोन नंबर भी दे दिए। ये हमसे ईमेल आईडी भी मांगा था, ईमेल आईडी भी दे दिया, एड्रेस मांगा था। सेम टू सेम फॉर्म हमको क्या करवाया, ये फिल करवाया। साथ में कुछ एडिशनल था इसका कि कौन से स्लॉट में आपको लेना है वो हमको फिल करवाया, कि कौन से टाइमिंग में लेना है। तो यहाँ पे टाइमिंग एक एक्सटर्नल चीज था, वो फिल करवाया। तब आता है कि ये जो टेबल में डेटा आ रहा है, इस डेटा को हमको स्टोर करना पड़ेगा। अगर हम स्टोर नहीं करें तो ये डेटा गायब हो जाएगा। तो उस केस में हम इसके लिए एक डेटाबेस बनाए, यहाँ पे एक टेबल बना लिए। नीचे आते हैं और यहाँ पे इसको छोटा करते हैं कि एक बार आपको दिखे एक ही पेज पे। एक सेकेंड, इसको 100 पे कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे आते हैं, यही फॉर्म का हम एक टेबल नीचे बनाए। हम क्या बनाए, नीचे एक टेबल बनाए, एकदम ध्यान से समझो। टेबल में हमारा सबसे पहला हेडिंग हमारा नाम था, नाम के बाद हमारा फादर्स नेम था, हमारा फोन नंबर था, हमारा ईमेल आईडी था, हमारा एड्रेस था। ये हमारा किसका फॉर्म था, ये हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट का फॉर्म था, एडमिशन जब लिए थे उसका फॉर्म था। अब नीचे आते हैं, लाइब्रेरी का फॉर्म दिखाते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, लाइब्रेरी में जो भी हमारा हेडिंग था उसको हमको यहाँ कॉलम बनाना पड़ेगा, हम बना लेते। इसमें भी हमारा वही चीज था, क्या था, हमारा नेम था, हमारा फादर्स नेम था, हमारा फोन नंबर था, हमारा ईमेल आईडी था और हमारा एड्रेस था। चलो ठीक है, ये सब चीज सेम टू सेम फॉर्म था। साथ में इसमें टाइमिंग वाइमिंग भी थोड़ा एक्स्ट्रा चीज था, तो हम यहाँ पे अपना टाइमिंग भी दिए हुए थे उसको कि किस टाइमिंग में हमको एडमिशन लेना है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हम एडमिशन डिपार्टमेंट के लिए एक टेबल बनाए हैं और एक टेबल बनाए हैं लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका नाम राम है, एक स्टूडेंट का।
फादर्स नेम XYZ है, फोन नंबर कुछ है, ईमेल आईडी है और एड्रेस पटना है। हम यहाँ पे, यही बच्चा गया कहाँ पे, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे भी उसका नाम हम स्टोर किए राम, इसके फादर्स का नाम XYZ, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस पटना हम स्टोर कर लिए। और पटना के साथ साथ इसका टाइमिंग दे दिया कि इसका 9 से 7 क्या था, लाइब्रेरी का टाइमिंग था। चलो बात तो हम समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ कि आप एक ही स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो अलग अलग टेबल में आप क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। यही राम नाम का जो लड़का था उसी का तो रिकॉर्ड कहाँ है, एडमिशन डिपार्टमेंट में, और उसी का रिकॉर्ड हमारा कहाँ है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में। और इस रिकॉर्ड में हम ध्यान दें तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, खाली इस टाइमिंग के अलावा, इस टाइमिंग के अलावा कोई भी चेंजेस नहीं। जो फॉर्म हमको एडमिशन डिपार्टमेंट वाला भरवाया वही सेम फॉर्म हमको लाइब्रेरी डिपार्टमेंट वाला भी क्या कर दिया, भरवा दिया। अब यहाँ पे जब इसका आप डेटाबेस बना के काम करोगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा कि आप सेम डेटा का मेंटेनेंस अलग अलग जगह पे कर रहे हो। हम एडमिशन डिपार्टमेंट में सेम बच्चा का हम रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का सेम बच्चा का क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं। इसको डेटाबेस के कंसेप्ट में बोला जाता है कि ये हमारा डेटाबेस का क्या है, रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी है, इसका मतलब होता है कि आप सेम डेटा का अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो, और ये गलत होता है, आप नहीं कर सकते। इससे आपका डेटाबेस स्लो हो जाएगा कि हम सेम डेटा को अलग अलग टेबल में क्यों मेंटेन कर रहे हैं। हम यहाँ पे किए थे कि जब हम टेबल बनाए थे तो उसको एक रसीद दिए थे ना, हम उस रसीद में उसका एडमिशन नंबर था, उसका क्या था, एडमिशन नंबर था। तो हम लाइब्रेरी डिपार्टमेंट वाले को बोले कि आप वही सेम फॉर्म उसका क्यों भरवा रहे हो, सेम डेटा क्यों स्टोर कर रहे हो। जब उसका एडमिशन नंबर है, उस एडमिशन नंबर से तो हम पता कर लेंगे ना उस बच्चा का नाम क्या, उसका फादर्स नेम क्या, उसका फोन नंबर क्या, उसका ईमेल आईडी क्या, सब पता कर लेंगे ना हम इस एडमिशन नंबर से। तो फिर आप लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में वही डेटा क्यों स्टोर कर रहे हो। आप एक काम करो ना कि आप जो फॉर्म बनाए हो उस फॉर्म में एक आप कॉलम ही बना दो ना एडमिशन नंबर का, आप एडमिशन नंबर का कॉलम बनाओ, बाकी जो आपको अपना डिटेल, अपना इसके अलावा जो डिटेल डाला उसका कॉलम बनाओ। तो हम यहाँ पे बोले ठीक, यहाँ पे एडमिशन नंबर और यहाँ पे हम टाइमिंग इसका स्टोर कर दिए। चाहो तो आप स्लॉट भी स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे स्लॉट डाल दिए। अब यहाँ एडमिशन नंबर इसका हुआ था कि इसको एडमिशन नंबर हमको 101 राम का दिए थे हम। अब यही एडमिशन नंबर बस हम यहाँ 101 स्टोर करेंगे, टाइमिंग देंगे कि 9 से 7 है, और स्लॉट देंगे ये ए स्लॉट का है, मान लेते हैं हम, बस मान रहे कि ये ए स्लॉट का। तो यहाँ पे अब हुआ कि हम सेम डेटा हम अलग अलग प्लेस पे हम स्टोर नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हमारा डेटा का रिडंडेंसी नहीं हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ सेम डेटा इक्वल क्या, डेटा रिडंडेंसी। और ऐसे नहीं बनता हमारा टेबल, जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं तो ऐसा टेबल हम लोग नहीं बनाते जहाँ पे एक ही डेटा को हम बार बार अलग अलग जगह पे क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। जब एक जगह पे वो मेंटेन है तो उसका एक यूनिक आईडी है जिसका है 101, और इसी यूनिक आईडी से हम इसका क्या करेंगे, इसका सारा डिटेल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 101 इसका टाइमिंग है 9 से 7 और इसका स्लॉट क्या है, ए। यहाँ पे हम स्लॉट इसका स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हुआ कि प्राइमरी की के हेल्प से, अब ये प्राइमरी की बनता कैसे कि हम यहाँ पे जब इसको एडमिशन नंबर दिए, यही एडमिशन नंबर यहाँ पे एडमिशन नंबर हमारा क्या होगा, प्राइमरी की होगा, कि इसका वैल्यू हम ना डुप्लीकेट रख सकते हैं और ना ही खाली छोड़ सकते हैं। इसका वैल्यू ना डुप्लीकेट रख सकते हैं और ना ही इसका खाली छोड़ सकते हैं। और यही प्राइमरी की ये लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के टेबल में गया और यहाँ पे ये बन गया फॉरेन की। यहाँ पे क्या बन गया, फॉरेन की। तो जो फॉरेन की होता है वो बनता कैसे है, तो यहाँ पे बोलते हैं जिस टेबल का हम प्राइमरी की का यूज करके दूसरे टेबल में फॉरेन की बना रहे, तो उस टेबल जिसका प्राइमरी की यूज कर रहे उस टेबल को बोलते हैं मास्टर टेबल, और जो ये टेबल है इसको बोलते हैं हम चाइल्ड टेबल, चाइल्ड टेबल। तो यहाँ पे मास्टर टेबल का प्राइमरी की हमेशा चाइल्ड टेबल का फॉरेन की बनता है। मास्टर टेबल का प्राइमरी की हमेशा चाइल्ड टेबल का क्या बनता है, तो चाइल्ड टेबल का हमारा फॉरेन की बनता है। कोई दिक्कत नहीं, याद रखना है कि फॉरेन की क्या कर रहा है, तो दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। फॉरेन की क्या कर रहे हैं, दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। इसका फायदा ये हो रहा है कि हमारा सेम डेटा का जो मेंटेनेंस है वो अलग अलग जगह पे नहीं कर रहे हैं, हम एक ही जगह पे वो डेटा का क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। वो हमारा जो डुप्लीकेट डेटा का चीज आ रहा था वो हमारा हट गया। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाओ,
हम यहाँ पे एक सी लैंग्वेज के बैच क्या किए, बनाए, हम सी लैंग्वेज का बैच बनाए, तो उसके लिए उसका डेटा हमको स्टोर करके टेबल में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं जिसमें इसका नाम रहेगा, उसके बाद इसका नेम के बाद यहाँ पे इसका क्या रहेगा, तो इसका फादर्स नेम रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर रहेगा, फ़ोन नंबर के बाद इसका कौन से कोर्स में एडमिशन हुआ, कोर्स का नाम रहेगा, किस टाइमिंग में एडमिशन हुआ, वो टाइमिंग रहेगा। चलो इतना ही हम स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे आए, हम नाम इसका था राम, फादर्स नेम था इसका XYZ, ईमेल आईडी था हमारा क्या, तो ram@gmail.com, फ़ोन नंबर 97 कुछ इसका नंबर था, कोर्स इसका था सी लैंग्वेज, और टाइमिंग हम 4 बजे का बैच स्टार्ट किए थे तो 4 बजे। दूसरा बच्चा आया रमेश, और इसका भी फादर्स नेम ABC इसका फादर्स का नाम था, ईमेल आईडी ramesh@gmail.com था, 8796 ऐसा कुछ इसका फ़ोन नंबर था, और ये भी सी लैंग्वेज के कोर्स में एडमिशन लिया था, इसका भी टाइमिंग हमारा क्या था, 4 बजे का था। एक और बच्चा आया मोहित, यहाँ पे हम स्टोर करते हैं मोहित, इसके फादर्स का नाम क्या लिखते हैं, MNB ऐसा फादर्स का नाम था, mohit@gmail.com इसका आईडी था, कुछ फ़ोन नंबर था इसका। इसका भी जो एडमिशन था वो सी लैंग्वेज था, और यहाँ पे इसका टाइमिंग भी क्या था, 4। अब ऐसे करते करते हमारा मान लो कि 100 बच्चा का एडमिशन हो गया इस बैच में। अब यहाँ पे जब 100 बच्चा का एडमिशन हुआ तो सब डिटेल तो हमारा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, कोर्स और टाइमिंग सब के लिए हमारा सेम है, सब के लिए क्या हमारा सेम है। बार बार हमको सी लैंग्वेज और उसका टाइमिंग, बार बार उसका कोर्स का नाम और उसका टाइमिंग सेम टू सेम लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी ये डुप्लीकेशन ऑफ क्या हो गया, सेम डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ सेम डेटा। अब इस चीज को बोला गया कि आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, जो कोर्स का डिटेल है ना वो एक अलग टेबल बना हुआ, आप किस नाम का, कोर्स टेबल नाम का, कोर्स टेबल, और इस कोर्स टेबल में आपका जितना कोर्स चलता है वो लिख दो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बोले कि कोर्स का नाम, कोर्स का आईडी हम स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे सी आईडी हम स्टोर करते हैं, और कोर्स का नेम स्टोर करते हैं, और यहाँ पे टाइमिंग स्टोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे CID 201, नेम है सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का जो आईडी है वो 201 है, टाइमिंग ये 9 बजे वाला बैच है। उसके बाद हम यहाँ पे आए 202, ये जावा का कोर्स है, और ये 10 बजे वाला है, 10 बजे वाला बैच है। यहाँ पे 2 कोर्स चलता है, दोनों कोर्स का हम नाम लिखे। तो अब यहाँ पे जब आप डेटा स्टोर कर रहे हो ना, तो बस ये काम करो कि ये फील्ड जो दोनों है इनको रिमूव करो, और इसके जगह पे आप डालो CID, और CID किस कोर्स में एडमिशन लिया, तो 201, 20 से 1 से पता चल गया कि ये सी लैंग्वेज का बैच है और ये 9 बजे वाला बैच है, ऐसे। तो यहाँ पे हुआ कि CID यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे CID, तो यहाँ पे प्राइमरी की होगा, क्योंकि इसका वैल्यू ना हम डुप्लीकेट रख सकते हैं, ना ही इसका वैल्यू हम खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी की, और यही प्राइमरी की इस टेबल में जाके बन गया क्या, फॉरेन, किस टेबल में क्या बन गया, फॉरेन की। तो क्या बोला गया कि मास्टर टेबल का, या ये टेबल मास्टर टेबल का प्राइमरी की चाइल्ड टेबल में कैसे बन जाता है यहाँ पे, तो फॉरेन की बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, फॉरेन की, कि जिससे आपका जो डुप्लीकेट डेटा का आप मेंटेनेंस अलग अलग जगह पे जो कर रहे हो वो करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्या बना दो, फॉरेन की बना दो, जिससे कम रिकॉर्ड आपको स्टोर करना पड़े, एक ही रिकॉर्ड को बार बार मेंटेन ना करना पड़े, ठीक है। तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉरेन की को, फॉरेन की को, ठीक है। तो हम लोग का जो कॉन्स्टेंट रूल में कितना था, 6 कॉन्स्टेंट रूल, उसको हम समझ गए। प्राइमरी की का मतलब जिस फील्ड पे लग जाए उसका वैल्यू कभी डुप्लीकेट और खाली नहीं हो सकता, यूनिक का वैल्यू जिस पे लग गया उसका वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकता लेकिन खाली हो सकता है। नॉट नल का मतलब कि जिस पे नॉट नल लग गया उसका वैल्यू हम खाली नहीं छोड़ सकते लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते। चेक का मतलब कि जिस फील्ड पे चेक कांस्टेंट रूल लग गया उस फील्ड का वैल्यू हम चेक करने के बाद ही हम उस टेबल में डेटा को स्टोर करने देंगे। उसके बाद है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिए, अगर कोई वैल्यू डाल रहा है तो वो डिफॉल्ट का वैल्यू हट के उसका वैल्यू आ जाएगा, अगर नहीं डाल रहा है तो जो हम डिफॉल्ट में सेट किए हैं वो वैल्यू वहां पे स्टोर होगा। फॉरेन की का मतलब एक टेबल, 2 टेबल या 2 से ज्यादा टेबल के बीच में जब रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है तब हम यूज करते हैं फॉरेन की को। फॉरेन की में मास्टर टेबल का जो प्राइमरी की होता है वो चाइल्ड टेबल का पे क्या बनता है, फॉरेन की बनता है। हमेशा हमेशा यही होता है कि मास्टर टेबल का जो प्राइमरी की है वही चाइल्ड टेबल में जाके क्या बनेगा,
फॉरेन की बनेगा। और फॉरेन की का काम क्या है, दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना। कोई पूछे रिलेशन क्यों स्टैब्लिश करना पड़ता है, इसलिए स्टैब्लिश करता है कि यहाँ पर डेटा का रिडंडेंसी हो जाता है। तो पूछेगा डेटा का रिडंडेंसी क्या होता है, तो मेंटेनेंस ऑफ सेम डेटा अदर क्या मतलब डिफरेंट प्लेस पे, ये अलग अलग प्लेस पे हमको सेम डेटा का क्या करना पड़ रहा है, मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। वही सेम डेटा को हटाने के लिए हम लोग क्या लेके आ गए, फॉरेन की लेके आ गए कि अब दो अलग अलग टेबल बनाओ और दोनों के बीच में रिलेशन बना दो। तो रिलेशन बनेगा तो सेम डेटा का ये जो डुप्लीकेशन ऑफ सेम डेटा हो रहा है वो नहीं होगा, डेटा का रिडंडेंसी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा होता है आपका क्या, कॉन्स्ट्रेंट रूल। अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि पहले डेटा टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद हम जैम सर्वर डाउनलोड करना सिखाएंगे और फिर प्रैक्टिकल आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कि डेटाबेस कैसे बनता है, टेबल कैसे बनता है, उसमें रिकॉर्ड स्टोर कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, टेबल में फील्ड ऐड करना है, टेबल से फील्ड को डिलीट करना है, ये सब काम होता है कैसे डेटाबेस में, ये समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसको आप अच्छे से क्या करो, प्रैक्टिस करो, देखो इसको अच्छे से।